अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ कॉस्टिंग मॉडल डिस्कस किए थे फॉर ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ मॉडल डिस्कस किए थे। एलओसी बेस एस्टिमेशन देखी थी, जो लाइन ऑफ कोड पहले आपके प्रोजेक्ट को फीचर में ब्रेक करती है, फिर एलओसी बेस एस्टिमेशन। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास क्या होता है? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो पास्ट सेम प्रोजेक्ट का डाटा होता है वो हमारे पास मीनिंगफुल होता है व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग इन एलओसी और एफपी बेस एस्टिमेशन। एलओसी में हमने देखा था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। वो प्रॉब्लम्स क्या थी कि एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, जो हमारे पास फर्दर जो है वो लाइन ऑफ कोड जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन योर लैंग्वेज जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आपके पास वही काम सेम लाइन ऑफ कोड जो कम लाइन ऑफ कोड से हो सकता है इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसके लिए हमने कहा कि एलओसी इज नॉट इनफ, सफिशिएंट इनफ नहीं है अकेले अगर हम उस पर उसके बेस एस्टिमेशन करें। तो फिर क्या हमारे पास हमने क्या पढ़ा? एफपी बेस एस्टिमेशन। तो एफपी बेस एस्टिमेशन क्या थी हमारे पास? फंक्शन पॉइंट बेस। हमने अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करने के बजाय हमने क्या किया? हमने फंक्शन पॉइंट में ब्रेक कर दिया कि हमारे टोटल प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे, क्यूरीज स्टेटमेंट्स कितनी होंगी, फाइल्स कितनी होंगी, और एक्सटर्नल इंटरफेस मीन्स अगर हमने कोई और एपीआई यूज किया या कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज किया है तो उसको अगर हम ऐड करें तो उसके जो है वो नंबर कितना होगा। तो उसको जरा एक दफा थोड़ा समराइज करके चैट सेशन पे मुझे सेंड कर दें कि वट एवर अब तक जो हमने एलओसी और एफपी बेस एस्टिमेशन पढ़ी है उसको एक तरह से समराइज करके उसका एक ओवरव्यू चैट पर इंडिविजुअली हर स्टूडेंट सेंड कर दें। 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास। मार्क्ड एक्टिविटी है ये। आपने ये करना है कि अभी लास्ट क्लास में जो हमने एलओसी और एफपी बेस एस्टिमेशन देखी थी उसको अपने ओन वर्डिंग में आपने जो है वो समराइज करना है, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है इसी तरह सिमिलरली आपने जो है उसको समराइज करना है। जी क्लास, एक बोनस एक्टिविटी दी है मैंने आप लोगों को, मार्क्ड एक्टिविटी है जिसमें लास्ट क्लास में जो हमने एलओसी और एफपी बेस्ड एस्टिमेशन की थी आपने उसको अपने ओन वर्डिंग में समराइज करना है, चैट पे सेंड करना है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। और फर्दर ये कि एक ही जो है मतलब मैसेज पे सब टाइप कीजिएगा, हर चीज एक एक लाइन जो है वो टाइप करने के बाद एंटर मत कीजिएगा। वो पूरा एक ही मैसेज जो समराइजेशन है, एलओसी की हेडिंग डालें उसको समराइज कर दें, एफपी की हेडिंग डालें उसको समराइज करके एक पूरा कंप्लीट मैसेज बना के सेंड कर दें चैट पे, यही जूम पे।
क्लास नेट से डेफिनेशन नहीं उठानी थी, अपने ओन वर्डिंग में इसको डिस्क्राइब करना था। मैंने खुद लिखा है। आई गेस 2 मिनट्स का टाइम हो गया है। अगर आप लोग नेट पे सर्च करने के बजाय खुद से टाइप करके सेंड कर देते तो ज्यादा बेटर होता। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी वहाँ के ये ऊ बेस्ड प्रोजेक्ट्स को ही एलओसी और एफपी मेजर करें। यू कैन मेजर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज वेल, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फिर आप नंबर ऑफ क्लासेस एंड नंबर ऑफ की क्लासेस, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि उसको भी फिर आप एलओसी और एफपी बेस्ड एस्टिमेशन कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले आपको काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ क्लासेस एंड नंबर ऑफ की क्लासेस, सपोर्ट क्लासेस, रिलेशनशिप्स, ये सब चीजें। अपने दोनों यूनिट में मेजर के साथ प्रिसाइज के लिए ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। एट दिस स्टेज यूनिट to express the amount of business and pessimistic। अच्छा, मिड के हवाले से ये है कि मिड का पेपर आई विल ट्राई के कॉन्सेप्चुअल हो, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, उसमें सिनेरियो बेस्ड पेपर होगा। लेट से आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, उन सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करके आपने डिफरेंट प्रोसेस मॉडल सजेस्ट करने होंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस मॉडल इसमें बेस्ट फिट होता है। और अगर कोई और सिनेरियो होगा जिसमें एक प्रोसेस मॉडल यूज हो रहा है तो उसमें क्या क्या अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चीज़ जो है वो आपस में इनकम्पैटिबल है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे मिड टर्म में। उसके अलावा एलओसी और एफपी बेस्ड एस्टिमेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो मैं लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस तरीके के पेपर क्वेश्चंस एलओसी और एफपी बेस्ड एस्टिमेशन में आ सकते हैं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कोकोमो, विच इज कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल हमारे पास क्या कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन मींस ये कि पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो इस पे जो है वो एक पूरी इंटरप्रिटेशन हुई है डिफरेंट फॉर्मू इस फॉर्मूले को मैप करने के लिए। तो कोकोमो हैव मल्टीपल मोड्स एंड वी हैव मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट मोड्स। मोड्स क्या बता रहे हैं हमें कि मोड हमें ये बता रहे हैं कि कोकोमो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूले में कुछ कांस्टेंट्स वैल्यू होंगी और कुछ हमारे पास ऐसी वैल्यूज होंगी, लेट्स से साइज ऑफ प्रोजेक्ट। और कोकोमो टोटली इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। इनडायरेक्ट मींस के वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंट थिंग्स एंड देन जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो जब हम एस्टिमेशन की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको जब ये सिंपल एस्टिमेशन जब हम कर रहे होते हैं कोई किसी भी टेक्निक से, अदर एलओसी एफपी है, हमारे पास कोकोमो है, यूज केस बेस्ड मॉडल है, कोई भी मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर क्यों रहे हैं, what are the objectives why we are doing cost estimation, like for future एनालिसिस, प्रिडिक्शन करने के लिए कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि अब नेक्स्ट आज से 3 साल बाद हम कहाँ होंगे, उसकी बेसिस पे हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकें। करंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के लिए कि प्रिडिक्शन कर सकें कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी हमें जो है हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना एक्सपेक्टेड है कि प्रोजेक्ट पे कॉस्ट आ सकती है। सो फर्स्ट वी हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन, के क्यों कर रहे हैं हम कॉस्ट एस्टिमेशन। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डेवलप अ प्लान फॉर एस्टिमेशन एक्टिविटीज, प्लान फॉर रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट चीज क्या होगी, आप प्लान बनाएंगे कि हमने क्या एस्टिमेट करना है, कैसे करना है, और कौन कौन सी रिसोर्सेज होंगी हमारे पास, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व होगा एस्टिमेशन की इस एक्टिविटी में। क्लैरिफाई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई नहीं होंगी, जब तक एस्टिमेशन एक्यूरेट नहीं होगी। क्लैरिफाई मीन्स ये कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं की बेसिस पे आप कॉस्टिंग करेंगे ना। तो अगर रिक्वायरमेंट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं, तो फिर वहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्लोर एज मच डिटेल एज फिजिबल, जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इट वुड बी बेटर। यूज सेवरल इंडिपेंडेंट टेक्निक, किसी भी एक टेक्निक पर आपने जो है वो फोकस नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू यूज मल्टीपल इंडिपेंडेंट टेक्निक्स व्हिच यू थिंक आर बेस्ट सुटेबल फॉर एस्टिमेशन। सिक्स स्टेप इज कंपेयर, अंडरस्टैंड एंड आइटरेट एस्टिमेट्स। जो जो चीजें आप एस्टिमेट करते चले जा रहे हैं, कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करें, कंपेयर करते चले जाएं एक्चुअल प्लान से कि आपने क्या चीज एस्टिमेट की थी और एक्चुअल में कैसा हो रहा है, क्या बहुत ज्यादा डेविएशन तो नहीं आ रही है। अगर बहुत ज्यादा डेविएशन आ रही है तो उसके क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और यू विल ट्राई टू एलिमिनेट द रूट कॉजेस। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, क्वालिटी भी इंश्योर होती चली जाएगी। when you are estimating, estimate कर रहे होंगे, जितने ज़्यादा आपके estimate accurate होते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा quality इंश्योर होना स्टार्ट होगी। और फिर साथ साथ estimate को iterate भी करें, मीन साथ साथ जहाँ पे अपडेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे अपडेशन भी करते जाएं, ताकि जो इस प्रोजेक्ट का डाटा है ये आपके पास फिर क्या होगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हिस्टोरिकल डाटा होगा। रिव्यू एस्टिमेट एक्यूरेसी, और फिर जब आपने एस्टिमेशन कर ली और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, नाउ द लास्ट स्टेप वुड बी एस्टिमेशन एक्यूरेसी, कि आपने जो स्टार्ट में एस्टिमेट दिया था उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एस्टिमेट आप करते रहेंगे, जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे, जितने ज़्यादा मेच्योर होते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके एस्टिमेट्स एक्यूरेट होते चले जाएंगे। स्टार्ट में एस्टिमेशन इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी एस्टिमेशन स्टार्ट की है, आपको अभी प्रोसेस मॉडल्स की इतनी नो हाउ नहीं है, कौन से प्रोसेस मॉडल्स के लिए कौन सी एस्टिमेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा सूटेबल है ये आपको नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे आप फील्ड में काम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होती चली जाती हैं। तो दैट इज द ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ एस्टिमेटिंग। जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो दैट इज द लाइफ साइकिल। सो हमारे पास नेक्स्ट है कोकोमो इज अ रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल के क्या मीनिंग्स हैं? मतलब मैम रिग्रेशन हम इस सेंस में कह सकते हैं कि जब भी अगर कोई हमारी फंक्शनैलिटी हमारे पास आती है, हम उसे टेस्ट करते हैं, फिर इससे देखते हैं कि काफ़ी मॉडल्स पे इस पे फर्क पड़ता है या नहीं, अगर इसको रिग्रेशन कह सकें। रिग्रेशन मॉडल हम इस तरह से कह रहे हैं कि रिग्रेशन मॉडल इज दैट कि जिसपे पास डेटा, जो हमारे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का डेटा है, उस पर हमने बहुत सारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की हैं, उस पर हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है उस डेटा का, और उस डेटा के बाद जो हमारे पास एक ड्राइव फार्मूला आया है या जो एक ड्राइव वैल्यू आई है, इट मीन्स रिग्रेशन मॉडल। जब हम कोई फार्मूले की बात कर रहे हैं तो कोई फार्मूला एकदम से तो वजूद में नहीं आ जाता, उसके पीछे बैक एंड पे एक पूरे एनालिसिस हो रहे होते हैं। तो कोकोमो मॉडल भी क्या है, एक रिग्रेशन मॉडल है, जिसके बैक एंड पे पास जो है वो प्रोजेक्ट डेटा को यूज करते हुए बहुत ज्यादा एनालिटिक्स परफॉर्म हुई है उस पे, और उस एनालिसिस की बेसिस में आपने कुछ चीजें ड्राइव की हैं। सो रिग्रेशन मैम एक मॉडल। क्वेश्चन था मेरा। सॉरी मैम, एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ हाँ मैम, क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे रिग्रेशन मॉडल का अभी बताया, तो कोई भी फार्मूला, किसी भी फार्मूला को यूज़ करते पे कोई भी एक जो वैल्यू या आंसर जनरेट होता है, तो क्या ये भी वही वो भी रिग्रेशन मॉडल ही में काउंट होगा? जहाँ तक नहीं, रिग्रेशन मॉडल का मतलब तो ये है कि जो हमने जो फाइनल फार्मूला आया है, जो अभी हम देखेंगे कि कोकोमो के हर मोड के कुछ डिफरेंट फार्मूलाज हैं, तो वो जो फार्मूला जो ड्राइव हुए हैं दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन रिग्रेशन। मतलब उस फार्मूला को ड्राइव करने के बैक एंड पे बहुत ज्यादा हमारे पास क्या हुई है, बहुत ज्यादा एनालिसिस हुए हैं, ठीक है। अब ओके मैं मैम, लेट समझ से गया। वही चीज कि अगर मैं कोई चीज प्रेडिक्ट करने जा रही हूँ, तो प्रेडिक्शन करने के लिए मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँ कि एफवाईपी पे, लेट्स से अभी एफवाईपी वाली करंट एग्जांपल ही हम ले लेते हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कौन सा स्टूडेंट कितना स्कोर लेगा, ठीक है। तो अब उसके लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इटसेल्फ एक मेरे पास एक माइलस्टोन है जिसकी मुझे इवैल्यूएशन करनी है, लेकिन उसको इवैल्यूएशन करने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर डिपेंडेंट है,
डिपेंडेंट किस तरीके से, स्टूडेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कोर्स बाय कोर्स, वो प्रोग्रामिंग में कैसा है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, डिजाइनिंग उसकी कैसी है, आर्किटेक्चर डिजाइन कैसा है, बैकग्राउंड नॉलेज कैसी है, डेटाबेस की टेक्निक्स पता है या नहीं पता। तो इन सब से कलेक्टिवली फिर वो सारी चीजें कंबाइन होकर एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनेगा। तो वो जो रिग्रेशन मॉडलिंग जो मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट, अभी सिर्फ प्रेडिक्शन है, तो वो किस बेसिस पे होगी, बहुत सारी नॉलेज की बेसिस पे। और वो नॉलेज कहाँ से आएगी, मींस जो फॉर्मूला, जो फाइनल ड्राइव वैल्यू आएगी, लेट्स से मैं अज्यूम कर रही हूँ, लेट्स से एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, आई एम प्रिडिक्टिंग, मेरी प्रेडिक्शन है कि वो मे बी ही कैन स्कोर 85% इन FYP2। तो वो जो 85% में जो वैल्यू दे रही हूँ, ये कहाँ से आ रही होगी, इट मीन्स कि मैंने बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा एनालिसिस किए होंगे, और वो एनालिसिस कहाँ से आ रहे होंगे, उस स्टूडेंट का पास्ट रिकॉर्ड, ठीक है, उसकी हिस्ट्री, कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज में उसके कितने मार्क्स हैं, डेटाबेस से रिलेटेड कोर्सेज में उसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, यूजर इंटरफेस, HCI और इस तरीके के कोर्सेज में कितने मार्क्स हैं। तो ये सब चीजें कलेक्टिवली जब मैं कंबाइन करूंगी, बहुत ज्यादा एनालिसिस करूंगी, बहुत ज्यादा मार्क्स देखूंगी, मिड टर्म के मार्क्स, असाइनमेंट, सब चीजें करने के बाद जो एक फाइनल रिजल्ट आएगा, तो रिग्रेशन इज दैट कि जो हम ओवरऑल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जो ओवरऑल जो डेटा पे हम डिफरेंट एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे जो रिजल्ट आ रहा होता है, तो वो जो मॉडल होता है जो ड्राइव कर रहा होता है वैल्यू, दैट इज रिग्रेशन मॉडल, मीन जिसके बैक एंड पे बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन हुई हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल इफ एंड बट्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखें, a regression model is derived from a statistical interpretation of historical data। जो आपके पास प्रीवियस डेटा है उसमें आपने बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, मीन वैल्यू क्या है, मोड वैल्यू क्या है, एवरेज क्या है, सम क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिकल आपने मल्टीपल जो है वो फॉर्मूलाज अप्लाई करके आपने एक फाइनल फॉर्मूला ड्राइव किया है टू डिस्क्राइब अ मीन और टिपिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंट हमारे पास जो है वो डिपेंडेंसी को देखकर डिफरेंट रिलेशनशिप बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्सेज हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके FYP पे, अगर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं तो उसका कितना परसेंटेज होगा। तो वो सारे वेरिएबल्स के आपस में क्या डिपेंडेंस है, कौन से वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, कौन से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो ये सारी चीजें बैकएंड पे परफॉर्म होकर ड्राइव होगी। तो कोकोमो भी बेसिकली मेरे पास क्या है, एक रिग्रेशन मॉडल है जिसके बैक एंड पे डाटा पे बहुत ज्यादा रिग्रेशन एनालिसिस हुए हैं, जिसकी बेसिस पे एक फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट मोड्स फॉर कोकोमो। मोड हमें क्या बता रहे होते हैं कि किस टाइप ऑफ, अगर हम सॉफ्टवेयर की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेट्स से डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन है हमारे पास, यूटिलिटी बेस्ड लाइक कंपाइलर है, या कोई यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है, कोई छोटा सा मेरे पास कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या कोई थर्ड पार्टी टूल है, या कोई API डिजाइन है। तो सॉफ्टवेयर की हमारे पास बेसिकली डिफरेंट नेचर्स हैं। तो उन डिफरेंट नेचर्स को हम कोकोमो के डिफरेंट मोड्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट मोड है दैट इज ऑर्गेनिक मोड। और ऑर्गेनिक मोड किस टाइप के सॉफ्टवेयर को कैटर कर रहा है, जो हमारे पास डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑर्गेनिक मोड के। ऑर्गेनिक मोड इज टाइपिफाइड बाय सिस्टम्स सच एज पेरोल, इन्वेंट्री सिस्टम एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन। मीन जो हमारे पास डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है जो कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, पेरोल, इन्वेंट्री, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके के जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो कौन से मोड में आएंगी, ऑर्गेनिक मोड में। और इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट टीम इज स्मॉल, जो प्रोजेक्ट को डेवलप करने की टीम है उसका साइज छोटा होगा। इनोवेशन कम से कम होगी, मींस बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं होगी, जो थ्रू आउट जो चीजें यूज होती आ रही हैं हम वही यूज कर रहे होंगे। कंस्ट्रेंट्स और डेडलाइन जो है वो बहुत ज्यादा कम होंगी, ऐसे बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशंस नहीं होंगी हमारे पास। और जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है दैट शुड बी स्टेबल। अगर मेरे पास इस टाइप का सिनेरियो है तो उसको हम क्या रखेंगे कि वो ऑर्गेनिक मोड में है, जब हम कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। सेमी डिटैच सॉफ्टवेयर मोड कौन सा होगा, जिसमें हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, यूटिलिटी सिस्टम्स सच एज कंपाइलर्स, डेटाबेस सिस्टम्स एंड एडिटर्स, जो सॉर्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम कह सकते हैं, जो कि थोड़े से क्रिटिकल होंगे एज कंपेयर टू डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। अदर कैरेक्टराइजेशन और इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, प्रोजेक्ट टीम का साइज जो है वो मीडियम होगा, कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे वो मॉडरेट लेवल पर होंगे, कुछ डेडलाइंस भी होंगी, और जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है समवट फ्लूइड, मतलब यहाँ पे कुछ जो है वो मॉडरेट या मीडियम होगा, यहाँ पे स्टेबल है लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। लास्ट वन इज एम्बेडेड मोड। एम्बेडेड मोड कौन सा होगा, एम्बेडेड मोड वो होगा जो हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशंस है,
रियल टाइम एप्लीकेशन मींस ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसपे ट्रांजेक्शंस हो रही हैं और विद इन अ सेकेंड अपडेशन हो रही है। ठीक है, लेट से हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, एटीएम मशीन है, जैसी मैंने उसमें से जो है कैश विड्रॉ किया विद इन अ सेकेंड वो मेरे पास ट्रांजेक्शन में अपडेट हो जाना चाहिए, बैकएंड पे भी डेटाबेस पे भी अपडेट होना चाहिए। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर कौन से मोड के अंदर आते हैं? एम्बेडेड मोड के अंदर। और अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी, लाइन ऑफ कोड भी ज्यादा होगा, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स और डेडलाइन भी बहुत टाइट होंगी, और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी जो है इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस मींस यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी। ऑर्गेनिक मोड में कॉम्प्लिकेशन कम होगी, हमारे पास एक जैसे सॉफ्टवेयर होंगे, जैसी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। सेमी डिटैच्ड में सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप एप्लीकेशंस होंगी, लाइक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गए, कंपाइलर्स हो गए, एडिटर्स हो गए, डेटाबेस सिस्टम्स हो गए। और एम्बेडेड मोड में हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, बैच प्रोसेसिंग नहीं है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है, जैसी ट्रांजैक्शन हुई विद इन अ सेकंड वो बैक एंड पे भी अपडेट हो जानी चाहिए, और मल्टीपल यूजर एट अ टाइम उसको यूज भी कर सकते हैं। और बैच प्रोसेसिंग मींस एट अ टाइम, बैच का मतलब ये कि सारी रिक्वेस्ट एक साथ आपने एंड ऑन की और फिर उसके बाद वन बाय वन वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। जबकि रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होगा, मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम यूज कर रहे हैं और हर यूजर ये समझ रहा है कि इसको मैं ही यूज कर रहा हूँ, जबकि उसको मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं रियल टाइम सिनेरियो पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये वही कैरेक्टरिस्टिक जो वहाँ पे देखी डिस्कस की हमने उसको वो यहाँ पे टेबल फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहा है। ऑर्गेनिक मोड में टिपिकली साइज कितना होगा प्रोडक्ट का, 2 से 50,000 लाइन ऑफ कोड, ये अप्रोक्सीमेटली है कि मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर 2 से 50,000 लाइन ऑफ कोड है तो हम कह रहे हैं, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक मोड के अंदर सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन कर रहे हैं। और अगर 50 से 300,000 लाइन ऑफ कोड है तो हम कह रहे हैं कि वो सेमी डिटैच्ड मोड में है, और अगर 300,000 लाइन ऑफ कोड से ज्यादा है तो हम उसको एम्बेडेड मोड कह रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये एक रफ आइडिया है, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिक मोड का सॉफ्टवेयर हो और उसमें जो है वो 350,000 लाइन ऑफ कोड हो, ऐसा हो सकता है। बट ये एक रफ आइडिया है कि अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो रहे हैं और प्रोडक्ट साइज ये है तो फिर ये मोड क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। एंड वी हैव डिफरेंट लेवल्स फॉर कोकोमो। डिफरेंट लेवल्स मींस अब जब हम कोकोमो बेस्ड एस्टिमेशन कर रहे हैं, हमने मोड पता चल गया कि हमारे पास प्रोजेक्ट का मोड क्या है, वो किस मोड के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज लेवल। We have different levels for COCOMO. First level is basic, second is intermediate and third one is detailed. Basic में क्या होगा, basic में हम दो चीजें इनपुट ले रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का साइज और मोड। प्रोजेक्ट का साइज कितना है वो इन टर्म्स ऑफ केलॉग, और उसके मोड के वो कौन से मोड से डिपेंड कर रहा है, अदर ऑर्गेनिक मोड में है, सेमी डिटैच्ड मोड में है और एम्बेडेड मोड में है। सो बेसिक कोकोमो को दो इनपुट चाहिए कैलकुलेशन के लिए, एक प्रोजेक्ट का साइज जो कि के लॉग में होगा मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड, एंड सेकंड मोड कि ऑर्गेनिक मोड है, सेमी डिटैच्ड मोड है या मेरे पास रियल टाइम मोड है। इंटरमीडिएट कोकोमो क्या करेगा, इसके पास तीन इनपुट्स होंगे। ये क्या तीन इनपुट्स लेगा, प्रोजेक्ट का साइज इन टर्म्स ऑफ 1000 लाइन ऑफ कोड, मोड के वो किस मोड का प्रोजेक्ट है, जो हमने मोड अभी हमने ऊपर पढ़े, ऑर्गेनिक मोड है, सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड मोड है। और थर्ड चीज क्या चाहिए होगी इसको, 15 एडिशनल वेरिएबल्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स, जो हमारी ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को या तो इंक्रीज कर रहे होंगे या डिक्रीज कर रहे होंगे। जैसे हमने एफपी में पढ़ा था, एफपी में हमने देखे थे एडजस्टमेंट फैक्टर्स, जो मैंने आपको कहा था कि 14 एडजस्टमेंट फैक्टर्स होते हैं और आप उसको लिस्ट डाउन कीजिएगा एज अ प्रैक्टिस, मैंने आपको कहा था, याद है? एफपी पे भी हमने एडजस्टमेंट फैक्टर्स देखे थे। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कोकोमो पे भी हमारे पास डिफरेंट एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं। सो इंटरमीडिएट कोकोमो में हमारे पास तीन इनपुट रिक्वायर्ड होंगे, साइज, प्रोजेक्ट का साइज, प्रोजेक्ट का मोड कि वो प्रोजेक्ट किस मोड से जो है वो रिलेट कर रहा है, अदर ऑर्गेनिक मोड है, सेमी डिटैच्ड मोड है या एम्बेडेड है, और 15 एडिशनल वेरिएबल्स की वैल्यू। अब वो हम कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे कि कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू कैसे निकलेगी। अच्छा, ये एक स्टूडेंट है मोहम्मद हन्नान, इनको काइंडली जो है आप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दें, अहमद और शुजा जो सीआर है। ये जो मैसेज आपने सेंड किया हन्नान, ये जो है ना यहाँ चैट पे सेंड कर दें, जो आपने मुझे प्राइवेटली सेंड किया चैट पे,
ये चैट पे सेंड कर दें तो ये सीआर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर देंगे, और जो है ईमेल एड्रेस मैं आपको अपना दे देती हूँ, और उसके अलावा गूगल क्लासरूम का कोड भी हम वहाँ शेयर कर देते हैं। आपकी फर्स्ट क्लास है आज हसनैन? ठीक है, अपनी ईमेल आईडी मैंने शेयर कर दिया है, नंबर आपको मैंने नोट कर दिया है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देती हूँ, और उसके अलावा गूगल क्लासरूम का कोड भी जो है वो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, सो इंटरमीडिएट कोकोमो क्या चीज इनपुट लेगा? जैसे बेसिक कोकोमो सिर्फ दो चीजें इनपुट लेगा, प्रोजेक्ट का साइज और वो प्रोजेक्ट किस मोड से जो है वो रिलेट कर रहा है, जबकि इंटरमीडिएट क्या लेगा? इंटरमीडिएट कोकोमो क्या लेगा? प्रोजेक्ट का साइज, किस मोड का है वो प्रोजेक्ट, और 15 एडिशनल वेरिएबल जिसको हम एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर भी कह रहे हैं और एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जो यूजुअली हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे, मीन जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। और डिटेल कोकोमो क्या करेगा? फेज सेंसिटिव एफर्ट मल्टीप्लायर्स। ठीक है, 3 लेवल हायरार्की हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे क्या होगा? फेज एन एग्जांपल ऑफ एफर्ट मल्टीप्लायर वुड बी कंसीडरेशन ऑफ मेमोरी कंस्ट्रेंट्स व्हेन अटेम्प्टिंग टू एस्टिमेट द कोडिंग और टेस्टिंग फेज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फेज वाइज जो है डिटेल कोकोमो में हम फेज वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं। फेज वाइज हम अपने सॉफ्टवेयर को फेजेस में ब्रेक करके काम करेंगे। प्लानिंग में कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने लोग होंगे, एनालिसिस के फेज में कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना स्टाफ मेंबर रिक्वायर्ड होंगे। बेसिक और इंटरमीडिएट तो पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्टिंग और एस्टिमेशन बता रहे हैं। डिटेल्ड क्या बता रहा होगा? डिटेल भी इसी तरह काम कर रहा होगा बेसिक और इंटरमीडिएट की तरह, लेकिन ये फेजेस में बता रहा होगा कि लेट्स से प्लानिंग के फेज में कितने एफर्ट लगे, कितने कॉस्ट आई, एनालिसिस के फेज में कितने एफर्ट लगे, कितनी कॉस्ट आई। तो ये डिटेल्ड कोकोमो क्या बता रहा होगा? लेवल बाय लेवल हमें डिटेल्ड में जाके जो है वो सारी एस्टिमेशन टेक्निक्स बता रहा होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बेसिक कोकोमो। वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ फार्मूलाज फॉर एवरी जो है हमारे पास जो टाइप्स या लेवल्स हैं, हर लेवल के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर हम बेसिक कोकोमो देखें तो एफर्ट एस्टिमेशन क्या होगी? के लॉग इज द ओनली इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल क्या होगा हमारे पास? के लॉग, जो हमारे पास फॉर्मूले में पुट इन होगा। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वैल्यू, जो कि हमने देखा था कि रिग्रेशन मॉडल से जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, सो ए और बी कहाँ से आ रही हैं? कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और ये जो साइज है ये प्रोजेक्ट का साइज है, जो कि आप इन टर्म्स ऑफ 1000 के लॉग मीन 1000 लाइन ऑफ कोड दे रहे हैं। ठीक है, सो के लॉग इज द ओनली इनपुट वेरिएबल। और एफर्ट और फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एफर्ट। एफर्ट क्या निकल रहा है कि कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे या कितने एफर्ट इस प्रोजेक्ट में हमें रिक्वायर्ड होंगे। सो एफर्ट कैसे कैलकुलेट हो सकता है? एफर्ट ई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वैल्यू, जो कि कहाँ से ड्राइव हुए हैं? रिग्रेशन एनालिसिस से। जो आपने बैक एंड पे स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन की है उसके रिजल्ट में हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ रही है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जो साइज है ये क्या है? ये प्रोजेक्ट का साइज है जिसकी आप एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये एफर्ट किस में एक्सप्रेस्ड होगा? एफर्ट एक्सप्रेस्ड इन स्टाफ मंथ्स। ठीक है, स्टाफ मंथ मींस कि कितने लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या डिटरमाइन कर रहा है? ई, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में के लिए हमारे पास कितने एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे। एफर्ट मींस इन टर्म्स ऑफ स्टाफ मंथ्स, कि कितने स्टाफ मेंबर्स हमें चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब बेसिक, अभी हम फर्स्ट लेवल डिस्कस कर रहे हैं बेसिक, जिसमें हमारे पास दो ही मोड्स, दो चीजें, एक प्रोजेक्ट का साइज और एक उसका मोड। सो बेसिक के लिए हमारे पास हर मोड के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। अगर हम कह रहे हैं कि बेसिक लेवल बेसिक है, यानी कि हमारे पास सिर्फ साइज इनपुट जाएगा। और मोड क्या होगा? अगर ऑर्गेनिक मोड है तो उसके लिए ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2.4 एंड बी की वैल्यू 1.05। सिमिलरली अगर सेमी डिटैच्ड मोड है, लेवल हमारे पास बेसिक ही है,
और अगर हमारे पास सेमी डिटैच्ड मोड है तो उसमें ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी। फॉर्मूला सेम रहेगा, ए इंटू साइज की पावर बी, बस ए और बी की वैल्यू मोड वाइज चेंज हो रही है। जैसे जैसे मोड चेंज हो रहा है वैसे वैसे ए और बी की वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कोकोमो का एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला है। जब हमारे पास एफर्ट निकल जाएगा तो उस एफर्ट की बेसिस में वी कैन कैलकुलेट डेवलपमेंट टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला क्या है, TDEF स्टैंड्स फॉर टोटल डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, तो ये टाइम जो हमारे पास आ रहा है ये कैसे निकल रहा है, अगेन इस पे भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। 2.5 मल्टीप्लाई बाय ई, ये ई क्या है, जो यहाँ से हमारे पास एफर्ट निकलेगा, यानी कि जो एफर्ट आया है उस एफर्ट को जब हम TDEV के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास डेवलपमेंट टाइम भी आ जाएगा। तो जब एफर्ट और टाइम आ जाएगा तो हम प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, और हम एवरेज स्टाफ भी निकाल सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑन एवरेज हमें कितना स्टाफ चाहिए। ठीक है, जब एफर्ट पता चल जाएंगे, डेवलपमेंट टाइम पता चल जाएगा, तो एवरेज स्टाफ साइज भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज स्टाफ का फॉर्मूला क्या होगा, एफर्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि टोटल हमें जितने लोग चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और जितना इसका ड्यूरेशन है। तो जब मैं एफर्ट को डिवाइड कर दूंगी ड्यूरेशन से तो मेरे पास ऑन एवरेज स्टाफ आ जाएगा कि ऑन एवरेज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें इतना स्टाफ रिक्वायर्ड है। स्टाफ निकल गया, फिर अब हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, साइज डिवाइडेड बाय एफर्ट, यानी कि प्रोजेक्ट का साइज मुझे पता है और मुझे एफर्ट पता चल गए। सो जब हमारे पास प्रोजेक्ट का साइज है और जो एफर्ट हमने निकाल लिया, जब साइज को डिवाइड कर देंगे एफर्ट से, सो वी कैन फाइंड प्रोडक्टिविटी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वहां पे किया था LOC पे, याद है आपको, हर लाइन ऑफ कोड की हमारे पास कॉस्ट निकल आई, तो हम साइज को जब कॉस्ट से डिटरमाइन करेंगे तो हमारे पास हर एक लाइन ऑफ कोड की कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या डिटरमाइन करेगी कि हर स्टाफ मेंबर कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट कर सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। के बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल क्या कह रही है, बेसिक कोकोमो। ठीक है, अभी हम बेसिक कोकोमो में है जो कि साइज और मोड को इनपुट लेगा। ठीक है, our development project is size at 7.5 klog, size given है and is evaluated as being simple in the organic mode। size given है और मोड गिवन है। so, जब हमें साइज पता चल गया और मोड पता चल गया तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेसिक कोकोमो का मोड क्या है, ऑर्गेनिक। सो हम एफर्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय S की पावर 1.05, और S क्या है मेरे पास 7.5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, एफर्ट SM इज इक्वल टू 2.4, एफर्ट SM इज इक्वल टू 2.4 k log 1.05। ए और बी की वैल्यूज और k log क्या है, जो प्रोजेक्ट का साइज है। तो यहाँ k log की जगह जब मैं 7.5 रख दूंगी, कैलकुलेशन करूंगी, तो मेरे पास टोटल एफर्ट आ गए कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आई विल नीड 20 स्टाफ मेंबर्स। अगर 20 लोग मिलके एक महीने में काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल एफर्ट क्या बता रहा है, कितने स्टाफ मेंबर रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सो इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि अगर 20 लोग मिलके एक महीने में काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एफर्ट निकल गया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला क्या है, 2.5 SM ऑफ 0.38। तो ये SM यही एफर्ट है। तो जो 20 को मैं यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, 8 मंथ। डेवलपमेंट टाइम कितना चाहिए इस प्रोजेक्ट को, जिसमें 7.5 थाउजेंड लाइन ऑफ कोड है, 8 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एस्टिमेशन हमें ये बता रही है। एवरेज नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स हम निकाल लेते हैं, स्टाफ इज इक्वल टू एफर्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेवलपमेंट टाइम। 20 यानी कि 20 हम कह रहे थे कि एक महीने में अगर 20 लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास डेवलपमेंट टाइम कितना आ गया कि वी कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 8 मंथ। तो जब मैं इस एफर्ट को डिवाइड करूंगी 8 से तो मेरे पास ऑन एवरेज क्या आ गया, स्टाफ मेंबर्स आ गए, यानी कि हर महीने अगर 2 या 3 लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। 2.5 है, तो 2.5 क्योंकि हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम इसको या तो 4 या सील कर देंगे, या तो हम इसको 3 कर सकते हैं या हम इसको 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ले जाते हैं कि यार 3 कर लेते हैं। 2.5 है,
सो हम इसको 3 पे ले जाते हैं कि ऑन एवरेज हमें हर महीने 3 लोग मिलके अगर इस प्रोजेक्ट पे काम करें तो ये प्रोजेक्ट 8 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोडक्टिविटी हम निकालेंगे। प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? साइज पता चल गया, एफर्ट हमारे पास गिवन है, साइज है 7.5 के यानी कि 7,500। 7,500 लाइन ऑफ कोड को जब मैं 20 लोगों पर डिवाइड कर दूंगी तो मुझे ये आ जाएगा कि हर स्टाफ मेंबर एटलीस्ट शुड राइट 375 लाइन ऑफ कोड। जब हर स्टाफ मेंबर 375 लाइन ऑफ कोड लिखेगा तो 8 महीने में 3 स्टाफ मेंबर्स के साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज इंटरप्रिटेशन। एक्सक्यूज मी मैम, जी सॉरी टू इंटरप्ट मैम, जो अभी आपने बेसिक कोकोमो उसका मोड का निकाला था साइज के हवाले से, तो हमने 7.5 के दिया हुआ था, और जी जो पहले फॉर्मूले में आपने सिंपल 7.5 दिया और जब प्रोडक्टिविटी निकालने आप पूरा 7,500 ले लिए, तो वहाँ पे ऊपर हमने 7,500 क्यों नहीं लिया? देखो यहाँ पे जो मीटिंग एंड हो जाएगी, इसी मीटिंग को फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये जो एफर्ट निकाल रहे हैं हम, एफर्ट में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? साइज इन के लॉग, यानी कि यहाँ पे जो मुझे साइज देना है वो 1000 के मेजरमेंट में देना है, यानी कि 1000 को हटा के देना है। के यहाँ पे आ रहा है, तो जब मैं यहाँ से 7,500 में से के निकाल दूंगी तो 7.5 बचेगा, तो यहाँ पे 7.5 आएगा। और प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए मुझे प्रोजेक्ट की पूरी जो है वो साइज चाहिए